प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। अब अपनी पढ़ाई बहुत समय हो गया छुट्टियां बनाते हुए, मुझे ऐसा लगता है आज से शुरू हमें कर देना चाहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट 3 का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान और सबसे पहला सब्जेक्ट, और उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैं आप लोगों को आज इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाऊंगा। सबसे पहली मेरी शर्त होगी, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। आप ऐसा सोचते हो थोड़ा थोड़ा स्किप करके देख लेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, ये वीडियो फर्स्ट है। आप देखें, इसी क्रम में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। किस तरह से हम इसको सीखते हैं, आपकी पढ़ाई भी तो शुरू होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसको हम आज स्टार्ट करते हैं, और जो भी स्टूडेंट इसको सुन रहा है, पढ़ रहा है इसके साथ में, वो ज़रूर कमेंट में आप ज़रूर अपना नाम लिखें, ताकि मुझे पता रहे कौन कौन विद्यार्थी इसको देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बातें कुछ बता देता हूँ, क्योंकि आप बीकॉम 3rd ईयर के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको शुरू, आपका बिगनिंग है, अभी शुरू ही कर रहे हैं। तो बीकॉम 3rd ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट लगते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और जीएसटी। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो बेसिक पार्ट है उसको हम पूरा करेंगे। जीएसटी को हम बाद में लेंगे, या 1 या 2 चैप्टर होने के बाद में मैं आपको जीएसटी स्टार्ट भी करवा दूंगा। तो आपके 5 यूनिट टोटली इसमें बनती हैं, और इन 5 यूनिट में सबसे पहली जो यूनिट है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाऊँगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हेडिंग्स लिखी हुई है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम शुरू करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमारा ये एमजीएस यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि एमजीएस यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लगती है। और फर्स्ट यूनिट में ये आपके आएगी। फर्स्ट यूनिट में इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो ये एक बहुत बेस चैप्टर हो जाता है, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन में भी आपकी गुडविल का वैल्यूएशन आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें, इसमें हमने हेडिंग लिखी है कंसेप्ट ऑफ गुडविल। कंसेप्ट ऑफ गुडविल क्या है? आप लोगों से अगर कोई पूछे कि भैया गुडविल क्या है बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो। आपने 11th 12th बेस पर पढ़ी है। गुडविल का मतलब होता है आपकी इमेज, अच्छी इमेज को गुडविल कहा जाता है। अब वो चाहे किसी व्यक्ति के बारे में हो, चाहे वो किसी बिजनेस के बारे में हो, दोनों ही स्वीकार हम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों गुडविल के अंतर्गत आते हैं। तो गुडविल जो है वो एक अच्छी इमेज को इंडिकेट करता है। एक बिजनेस जो एंटाइटी है, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो कंपनी हो, किसी भी अच्छी इमेज हो। जैसे जियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इमेज है, आपको पता है। किसी और मोबाइल कंपनी के नाम से बेहतर आप जानते हो कि नेट के मामले में कि सबसे अच्छी कौन सी है, जियो है। कारण क्या था, ये इस तरह की गुडविल कैसे बनी, तो वो भी हम जानते हैं। एक अच्छी बेटर सर्विसेज जब मिलती है तो हम उसको अच्छा मानते हैं, और उसी हिसाब से हम उसको गुडविल के बेस पर यस कह देते हैं कि हाँ सही है ये। तो गुडविल का बेस कंसेप्ट तो यही है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है, तो उस अच्छे काम के कारण से उसकी जो वैल्यू एनहेंसमेंट होती है, पब्लिक इमेज बनती है, वो पब्लिक इमेज ही गुडविल कहलाती है। ठीक है। और अब हम इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। यानी पहला पार्ट आपका कंसेप्ट क्लियर है, वो मुझे पता था, आप लोग पहले से इसको जानते हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। दूसरा है आपके नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत आसान है। नेचर ऑफ गुडविल का मतलब होता है कि किस तरह की चीज़ है। तो हम अकाउंट में इसको इनटेंजिबल एसेट्स के रूप में लेते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में इसका नाम लिया जाता है वो सारी संपत्तियाँ जो कि एसेट्स के सारे उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वो इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती है। ये किस तरह से होती है वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसका जो नेचर, हमने जो हेडिंग लिखी है नेचर ऑफ गुडविल, वो इस तरह की होती है। एक नेचर और होता है गुडविल का, एक नेचर है वो ये प्रॉफिट के साथ रहती है। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाता है उसकी तो गुडविल होती है, और जो प्रॉफिट नहीं कमाता है उसकी गुडविल नहीं होती। तो ये भी इसका एक नेचर का पार्ट है कि प्रॉफिट जो गुडविल जो है वो उस मित्र की तरह है जो आपके अच्छे दिनों में तो आपके साथ होता है, लेकिन बुरे दिनों में आपको छोड़कर चला जाता है। ये गुडविल का नेचर है। और मैंने आपको बता दिया अकाउंटिंग में इसको इनटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत हम लेते हैं।
चलें आगे बढ़ते हैं आज के अगले पार्ट पर। अगला पार्ट आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके गुडविल को प्रभावित करती है। जो आपका थर्ड पार्ट है, आप देखें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक बार जल्दी से एक बार इसे देख लें। फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें आप बताएं। कोई ऐसी चीज़ है जो गुडविल को प्रभावित करती है, तो सबसे पहला नाम आपको याद आएगा कि सर जो बिहेव होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो चलाता है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुडविल का जो बेस पार्ट है बिहेवियर, बेटर सर्विसेज, जो चीज़ वो बेचता है उसकी क्वालिटी, क्वालिटी के बाद में उसके आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो गुडविल को इम्पैक्ट करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मोनोपॉलिस्टिक है तो उस हिसाब से उसका चलेगा, अगर आपके कंपटीशन है तो उस हिसाब से उसकी गुडविल जनरेट होगी। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। समझ सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं। चलें अब उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है टाइप ऑफ गुडविल। टाइप ऑफ गुडविल में आप देखें हमारी स्क्रीन पे, जल्दी से आप इसको देख लें। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ गुडविल, तो टाइप ऑफ गुडविल में हम दो ले रहे हैं, परचेज गुडविल और इंटरनली जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? देखिए आप हमेशा एक चीज़ समझें, हम थोड़ी देर पहले ये जब बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि भी जो गुडविल है वो इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती, तो फिर वो खरीदी या बेची कैसे जा सकती है, एक बड़ा क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो जैसे मान लो उसकी वैल्यू है, नेट एसेट जो है वो 50 लाख रुपए की है, हम उसको 60 लाख रुपए दे देते हैं, 60 लाख रुपीज़ हम उसको पे करने के लिए तैयार हैं, यानी 10,000 मोर हम उसको देने के लिए तैयार हैं। ये 10 लाख आप ज़्यादा क्यों दे रहे हो? ये है उसकी गुडविल की वैल्यू, यानी वी आर जस्ट पेइंग फॉर दैट गुडविल। तो इस तरह की जो गुडविल होती है वो खरीदी जाती है। और खरीदी कैसे जाती है? गुडविल कभी भी इंडिविजुअल नहीं आती। जब आप किसी व्यक्ति का बिजनेस खरीदोगे तब उसका वैल्यूएशन किया जाता है, और उसमें जितना आप हिस्सा लेना चाहते हो उस हिस्से के लिए जो आप पेमेंट करते हो वो उसकी नेट एसेट से जितना ज़्यादा हो वो गुडविल कैलकुलेशन के अंतर्गत आता है। और ये गुडविल अकाउंट्स में दिखाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखें परचेज्ड गुडविल अकाउंट्स में दिखाते हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं हम इसको। तो ये पहला पार्ट हुआ परचेज्ड गुडविल। उसके बाद में आप देखें यहाँ पे लिखा है हमने इंटरनली जनरेटेड गुडविल। लगातार जब एक व्यवसाय बिजनेस करता रहता है तो उसकी गुडविल बढ़ती जाती है, मार्केट में उसकी पोजीशन बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती है उसकी बिज़नेस की वैल्यू बढ़ती जाती है, और बिज़नेस की वैल्यू बढ़ना ही गुडविल इंक्रीमेंट होता है। और ये उसने खरीदी नहीं थी, उसके बेटर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के कारण से, अच्छी सुविधाओं के कारण से, अच्छी सेवाओं के कारण से, एक बड़े टारगेट और जो कस्टमर हैं उसको सेटिस्फाई करने के कारण से जो जनरेट हुई थी, ये वो गुडविल है। तो ये आपकी कहलाती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल। आप इसे अंडरलाइन कर लें, देखें इंटरनली जनरेटेड गुडविल, बहुत आसान। अब उसके बाद में आप देखें फिफ्थ पॉइंट हमारा लिया हुआ है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या आवश्यकता है गुडविल की, क्यों हम कैलकुलेट करें? तो देखिए जब कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को बेचना चाहता है, उसमें कोई पार्टनर को ऐड करना चाहता है, उसका कोई हिस्सा बेचना चाहता है, एक कंपनी एक बड़े लेवल पे शेयर बेचना चाहती है, या कोई दूसरी कंपनी आपके शेयर खरीदना चाहती है, तो ये सारी परिस्थितियाँ होती है जिसके कारण से गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को अपना साथी बनाते हैं तो उस समय उससे हम बिज़नेस में एंटर करने के लिए जो पैसे लेते हैं वो आपके एसेट्स के लिए लेते हैं और गुडविल के लिए लेते हैं। तो इसलिए ये नीड हो गई, यानी हमें जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की कार्रवाई या इस तरह के कार्य हो, जैसा कि अभी मैंने बताया, तो हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आपका होगा नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसके बाद में नेक्स्ट आप देखें, अगला हम पार्ट ले रहे हैं बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके अंतर्गत हम किस आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, यानी आप ये समझ लें कि ये आपका मेन पार्ट, जिसका जनरली मैं ये बच्चों से कहता हूँ कि भैया ये वो पार्ट है, अब यहाँ से ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ से जो बातें आएंगी वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो इससे ऊपर वाली सारी बातें तो थ्योरेटिकल बातें हो गई, लेकिन ये जो बात है
वो आपके सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए उसके बारे में होंगी। बहुत ध्यान से इसको आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसमें लिखा है बेसिस, क्या आधार होता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिस में आपके सबसे पहला लिखा हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये देखिए आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ। वास्तविक औसत लाभ यानी आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है। एक बात आप दिमाग में बिठा लें जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो गुडविल है वो प्रॉफिट से जुड़ी हुई है। प्रॉफिट है तो गुडविल है, प्रॉफिट नहीं तो गुडविल नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपके जैसे इसमें बेस कौन हुआ, एवरेज प्रॉफिट। इसके अंतर्गत हम उस व्यक्ति का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें। एवरेज आप जानते हैं एवरेज कब होगा, जब एक या उससे अधिक वर्ष के लिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ हो फॉर मैनी ईयर्स, तब हम एवरेजिंग करते हैं। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट जो उसने कमाया है। और एक्चुअल शब्द का मतलब भी मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है, याद रखना, ध्यान रखना है इसको। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब होता है जो बिजनेस का प्रॉफिट है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉफिट अदर देन बिजनेस है उसको नहीं लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अदर देन बिजनेस प्रॉफिट। अब प्रश्न उठता है कि अदर देन बिजनेस प्रॉफिट क्या है। अदर देन बिजनेस प्रॉफिट हुआ कि आपने एक एसेट थी उसको बेचा, बेचने से प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट नहीं है ना। बिजनेस एक्टिविटी से ये प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, ये तो आपने एसेट्स बेचे, आपने अपना मकान बेचा, उससे प्रॉफिट हुआ, तो ये भी बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पे एक्चुअल शब्द का मतलब होता है बिजनेस का प्रॉफिट। ओके, एवरेज इसलिए है क्योंकि हम बहुत सारे ईयर्स का एवरेज लेंगे और प्रॉफिट लेना ही है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। समझ में आया होगा? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, छोड़ना नहीं है, लगातार क्लास को देखते रहना है। पूरा आप ध्यान से जब सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा है कि मैं लगातार इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसमें जो जितनी भी बातें आपकी हैं वो हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस समय ये सारी बातें बहुत काम आएंगी। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें, लगातार देखें, पूरा देखें। स्किप करके देखने की आवश्यकता नहीं है, बातें सुनते रहें। आधे घंटे की क्लास है, ध्यान से देख लो, बस टॉपिक तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपके हेडिंग यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये देखो, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब हो गया अधिलाभ। क्या नाम है? सुपर प्रॉफिट। द प्रॉफिट विच इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यानी जब आपके नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट हो तो सुपर प्रॉफिट होता है। और कई बार कई लोगों का मानना यह है कि सिर्फ प्रॉफिट गुडविल को इंडिकेट नहीं करता है, जब सुपर प्रॉफिट हो तो वो गुडविल को इंडिकेट करता है। इसलिए यहाँ पे दो बेस ले लिए गए, सुपर प्रॉफिट बेस और एवरेज प्रॉफिट बेस, दोनों ध्यान रखने हैं। दो नाम याद हो गए। गुडविल को दो बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। पहला बोलिए, पहला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा बिल्कुल सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। अधिलाभ यानी द प्रॉफिट विच इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को भी आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से देखिए आप मेरे साथ। ये आपके 3 एक्स्ट्रा नाम लिखे हुए हैं। किसके? एक्चुअल एवरेज जो प्रॉफिट है उसका एक नाम है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी प्रत्याशित लाभ। इसके अंतर्गत हम बात वही है, प्रत्याशित, एक्सपेक्टेड यानी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इन द फ्यूचर, इसलिए उसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कह देते हैं, है ना। और इसी का ही एक नाम और है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रह सकने वाला लाभ। तीनों एक ही नाम है, आप उसे चाहे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कह दो, चाहे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कह दो, चाहे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कह दो, तीनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में एक ही जैसी कैलकुलेशन होने वाली है, वो अभी हम देखेंगे क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं सबसे इसको कहना चाहूँगा कि इसका नाम आप ये याद रखें, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे आपको नाम से मैं बता देता हूँ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता क्या है। जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आज का प्रॉफिट नहीं देखते,
गुडविल वैल्यूएशन वो लोगों का, या आप ये कह सकते हैं जो विद्वान हैं उनका ये मानना है कि जो प्रॉफिट है वो गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो फ्यूचर प्रॉफिट पे करना चाहिए। पास्ट में आपने कितना प्रॉफिट कमाया उससे कोई महत्व नहीं रखता है। आप तो फ्यूचर को देख के बताओ, फ्यूचर में आने वाले 5 साल में आप कितना प्रॉफिट कमाने वाले हो, और उस प्रॉफिट को बेस रखकर आप गुडविल कैलकुलेट करो। इसलिए उन्होंने ये नाम दे दिया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो आप फ्यूचर में मेंटेन कर पाओगे, दैट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसमें हमें करना क्या होता है वो अभी हम सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को आगे बढ़ाएं। बेस याद हो गए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का एक और नाम है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और दूसरा नाम है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। चलो आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी से स्क्रीन पे लगातार देखते रहें, साथ में मेरी बात को सुनते रहें। कहीं पे भी आपको लगता है कि थोड़ी सी थकान हो रही है तो आप इसको एक बार पॉज कर दें, थोड़ा सा हाथ मुंह इधर उधर हिला लें और उसके बाद में वापस हमारे साथ जुड़ जाएं क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम स्टूडेंट को दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सीख पाएंगे। हम उसको लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा बीकॉम 3rd ईयर के लिए पहला टॉपिक अभी मैंने स्टार्ट किया है। 1st ईयर के लिए मैंने टोटल 17 वीडियोज़ बना दिए हैं, तो 3rd ईयर के लिए ये मेरा पहला है। अब धीरे धीरे इसमें मैं पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों को भी घर पे पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मैटर चाहिए, और आप साथ में एक और काम करें कि आप बीकॉम के लिए किताब भी परचेज कर सकते हैं, है ना। तो जब भी मैं अब आगे जब न्यूमेरिकल कराऊंगा उस समय मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन वैसे दे दूँ, अदरवाइज़ यदि आपके पास किताब होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे बढ़ते हैं। जल्दी से आइए 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 आइए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आपके सामने जो स्टेटमेंट है उसका नाम पढ़िए जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड प्रॉफिट। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है? एडजस्टेड प्रॉफिट होता है कि जब आपके जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट है जो कि आपके बैलेंस शीट में दिखाया गया है या P&L के द्वारा आपके सामने वो आया, तो वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें एडलेस की हुई होती है, लेकिन हमें इस पर्पज़ से जो प्रॉफिट चाहिए, मैंने आपसे कहा था हमें इस पर्पज़ के लिए वो प्रॉफिट चाहिए जो कि बिज़नेस ने कमाया है। यानी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जितनी भी हैं जो नॉन ट्रेडिंग हैं उनको हटा देंगे। ठीक है, कैसे होगा जल्दी से देखिए वापस अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देखें सबसे पहली जो कैलकुलेशन स्टार्ट होती है वो आपकी होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है इसको, यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। उसके बाद में एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी ये मैंने अभी आपसे कहा था कि हम नॉर्मल लेते हैं, एबनॉर्मल कोई भी चीज़ है तो उसको यहाँ पे हमें कैसे करना है वो देखना है। तो वो कहते हैं एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, ऐसा कोई खर्चा यदि हुआ है जो एबनॉर्मल हो इन अ नेचर, तो उसको यहाँ पे हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। खर्चा ऐड करने का मतलब हम प्रॉफिट को वापस बढ़ा रहे हैं, याद रखना है। कोई खर्चा हमें लगता है कि एबनॉर्मल था, हमने पहले घटाया हुआ था, इसलिए उसे वापस हमें क्या करना पड़ता है? उसे जोड़ना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ डेबिटेड इन P&L अकाउंट, अगर वो पहले डेबिट किया गया था यानी वो खर्चा लिख दिया था जबकि वो एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर था या एबनॉर्मल लॉस था, उसको अगर हमने लिखा तो उससे प्रॉफिट पहले कम हो चुका था ना, उस प्रॉफिट को वापस बढ़ाना है, यानी वापस उसे जोड़ देना है। अब प्रश्न उठता है जैसे बताओ सर एग्जाम्पल क्या होता है? तो जैसे मान लो लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान हुआ, ये कि एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस होने के कारण से हमने नॉर्मल P&L में तो इसको कर दिया, पर यहाँ पे जब हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं या हम जिसको बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं, उसमें एबनॉर्मलिटी को हमें रिमूव करना होता है, यानी उसके इफेक्ट को रिमूव करना होता है। तो एक्सपेंडिचर जो एबनॉर्मल हैं पहले डेबिट कर दिए गए थे तो उनको हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। खर्चे पहले घटाए थे तो इससे उसका प्रॉफिट कम हो गया था, हम इसको वापस जोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपके लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, एबनॉर्मल लॉस, यानी आपने अपने एसेट्स को बेचा, उसको बेचने से लॉस हुआ तो हमने उसको P&L में लिख दिया। P&L में लिखने से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम हो गया तो हम चाह रहे हैं कि हम उसको वापस क्या कर दें? जोड़ दें। ठीक है, आगे
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, आप अपनी जो करंट एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है तो वो भी आप उससे जोड़ दें। करंट एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होना प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। अब फिर से पूछोगे कैसे, तो उसका बहुत सिंपल सा जवाब है, आपके पास है स्टॉक। स्टॉक आपका जो था वो पहले 10,000 रुपये का था, बाजार में रेट बढ़ गई, रेट बढ़ने से क्या हुआ, स्टॉक की वैल्यू बढ़ी। स्टॉक की वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट के बढ़ने को इंडिकेट करता है, याद रहेगा। गुड। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज, अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो जाए तो ये भी तो फ़ायदा है, लाइबिलिटीज़ कम हो रही है तो लाइबिलिटीज़ का कम होना अच्छा है। कोई क्रेडिटर कह दे कि भैया ऐसा है कि मेरे जो 10,000 रुपये का पेमेंट है आप मेरे को 8,000 कर देना, डिस्काउंट 2,000 रुपये कम हो गए, कम होने से आपके प्रॉफिट में उसको जोड़ देंगे क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा हुआ। कोई करता है नहीं करता है बात की बात है, डिस्काउंट देता है नहीं देता है, लेकिन अगर ऐसा हो करंट लाइबिलिटीज़ कम होती हो तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को बढ़ाना है, इसलिए हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट हो गया है। अब आप बढ़े आगे, लेस, कौन सी चीज़ें हमें घटानी होती है इस प्रॉफिट में से। तो सबसे पहले आप देखिए नंबर 4 पे लिखा है एबनॉर्मल इनकम एंड प्रॉफिट। एबनॉर्मल कोई भी इनकम है या प्रॉफिट है इफ़ क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट, यानी आपने P&L अकाउंट में पहले उनको एज अ प्रॉफिट लिख दिया है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट की तरह उसको लिख दिया है तो वो फिर आप समझ लें कि उसको प्रॉफिट बढ़ा दिया। क्रेडिट करने का मतलब प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है, जबकि उसे बढ़ाना नहीं था। किस पर्पज़ के लिए, गुडविल वैल्यूएशन के लिए। क्यों नहीं था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या एबनॉर्मल है, तो उस प्रॉफिट को घटा दिया जाएगा क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट और इनकम घटाई जाती है। ओके तो सबसे पहले इसमें देखो स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट है एज एग्जांपल लिया है, यानी आपको जुए या सट्टे से जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे हम उसको लेस कर देंगे। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, यानी यहाँ पे ये लॉस हो गया है। स्टॉक पहले 10,000 का था, अब 5,000 की उसकी वैल्यू बची है तो 5,000 का लॉस हो गया। करंट एसेट्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स यानी स्टॉक, सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, अपने आप में लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, तो ये आपके इसके अंतर्गत आएगा। अब उसके बाद में आप देखें नेक्स्ट लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। नेक्स्ट आप देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यानी आप टैक्स घटाएंगे, ऑब्वियस सी बात है टैक्स तो घटाना ही पड़ेगा। जब आप बिजनेस करते हैं तो सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टैक्स घटाते हैं, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स आपको लेस कर देना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स ड्यू टू द अकाउंटिंग एरर। अगर इस तरह का कोई अकाउंटिंग एरर के कारण से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बन गया है तो उसको भी आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इफ अनइक्वल इनकम इन एवरी ईयर। अगर आपके नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हो रही है, अनइक्वल इनकम है, एवरी ईयर है, होती है, तो उसको भी लेस करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है और बिजनेस प्रॉफिट में ये चीज़ नहीं आती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट तो आपके इसमें कैसे आ सकता है, सही है ना। चले, ये आपका हुआ पहला पार्ट। आप एक बार इसको वापस मेरे साथ दोबारा से देख लें तो शायद हम बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। चलें एक बार इसको जल्दी से वापस समझ लेते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। कहाँ है नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम इसमें लेने वाले हैं एबनॉर्मल, ऐड करना है एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके बाद में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये जैसे एज फॉर एग्जांपल है। उसके बाद में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होना, जैसे कि मैंने बता दिया था आपकी स्टॉक। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ कम होना क्या होता है, फ़ायदा होता है, इसलिए जुड़ रहा है। एबनॉर्मल इनकम और प्रॉफिट,
अगर आपकी कोई एबनॉर्मल इनकम या प्रॉफिट आपने पहले क्रेडिट करी हो, यानी पहले जुड़ी हुई हो, तो उसे घटाना है। उसके बाद में डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, आपके जो करंट एसेट्स की वैल्यू है उसमें यदि आपके डिक्रीज़ हो गया है तो ये लॉस होता है, तो इसलिए घटाना है। इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, अगर करंट लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है तो ये आपके क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी लॉस ही रहेगा ये भी, तो इसको भी घटाना है। उसके बाद में आपके प्रोविज़न फॉर टैक्स घटाना है, खर्चा है। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ड्यू टू अकाउंटिंग एरर, तो ये भी लेना है। उसके बाद में आपके इसमें आता है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इफ अनइक्वल इनकम इज़ एवरी ईयर, तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है उसको भी हमें नहीं लेना है, और अनइक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर रेगुलरली मिल रही है तो आप इसको बिजनेस में ले सकते हैं, वो आगे एज पर द क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप मेरे साथ आइए नेक्स्ट स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने स्टेटमेंट देखते हैं। इसके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से होता है, आप मेरे साथ जल्दी से देखिए। एवरेज प्रॉफिट से ये स्टार्ट होता है, बिफोर टैक्स लेना है। ये एवरेज प्रॉफिट जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था वहीं से आता है। ऐड करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस दैट विल नॉट इनकर, यानी ऐसे खर्चे जो भविष्य में नहीं होंगे। तो जो खर्चे भविष्य में नहीं होंगे तो फ्यूचर में प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, तो इसको हमें करना है प्लस। क्लियर, गुड। उसके बाद में सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपके लिखा है इनकम एंड प्रॉफिट दैट विल राइज इन फ्यूचर, ऐसा कोई प्रॉफिट जो फ्यूचर में होगा तो उसको भी यहाँ पे हमें जोड़ना है। तीसरा, सेविंग इन द डेप्रिसिएशन ड्यू टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। सेविंग इन डेप्रिसिएशन, ये एक पूरी इतनी सी लाइन याद रखो बस। सेविंग इन डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब आपका सेविंग इन डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब आपके एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो जो रूटीन में आप डैप लगा रहे थे वो ज़्यादा था, चूँकि अब एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो डैप भी कम होगा, डैप एक खर्चा होता है वो कम होगा, तो आपको फ़ायदा होगा। सेविंग इन डैप इम्पोर्टेंट है। ये तीनों ही चीज़ें वो हमने जोड़ी हैं जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट को बढ़ाती हैं, याद रहेगा। जो चीज़ें फ्यूचर में प्रॉफिट को बढ़ाएंगी वो इसके अंतर्गत ली जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। लेस, इसमें वो सारी चीज़ें घटानी है जो हमारे फ्यूचर प्रॉफिट को घटाएगी। कंसेप्ट याद रखो बस। ऊपर जो हमने वो ऐड की हैं जो फ्यूचर में प्रॉफिट को बढ़ाने वाली हैं, और नीचे जो हम लेस कर रहे हैं वो है सारी जो प्रॉफिट को घटाने वाली हैं। देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस दैट विल इनकर इन फ्यूचर, वो खर्चे जो फ्यूचर में होंगे। फ्यूचर में खर्चे होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, इसलिए घटा दिया। इनकम एंड प्रॉफिट दैट विल नॉट राइज इन फ्यूचर, कोई भी ऐसी आय है जो भविष्य में नहीं होगी, तो भविष्य में कोई अगर इनकम नहीं होने वाली है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद में फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑनर, ऑनर को आपको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, तो जो ऑनर को रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद में इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, अगर कोई आपके नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इनकम है तो उसको लेस किया जाएगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, गुडविल कैलकुलेशन के अंतर्गत आपको बिजनेस से रिलेटेड ही चीज़ें लेनी होती है, नॉन ट्रेडिंग को नहीं लेना होता है। क्लियर, तो नॉन ट्रेडिंग इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेस की जाएगी अगर कोई पहले से जुड़ी हुई हो। एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ऊपर जो आया था ना सेविंग इन डेप्रिसिएशन, उसका अपोजिट है ये। अगर आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो डैप बढ़ेगा, डैप बढ़ने से आपके डैप एक खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका कम हो जाता है ना। तो इसीलिए इसने कहा एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन घटाया जाता है, इससे प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इन फ्यूचर, अगर भविष्य में अपने को लगता है कि बैड डेट्स होने की संभावनाएं हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर, नेक्स्ट। प्रोविज़न फॉर टैक्स एट करंट रेट, ये एट करंट रेट का मतलब है अगर आप मान लो पूर्व में 30% टैक्स ले रहे थे, अब गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया कि 50% टैक्स होगा, तो नई टैक्स रेट जो इन फ्यूचर जो अप्लाई होने वाला है वो टैक्स रेट हमें लेना है। तो ये आप देखें 3 चीज़ें जोड़ी हैं हमने और 7 चीज़ें घटाई हैं।
इन सबको आप एक साथ एडजस्ट करेंगे तब आपको जो मिलेगा वो आपका कहलाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और इसको हम कहते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये था प्यारे बच्चों आज की क्लास का हमारा बेसिक पार्ट, जिसके अंतर्गत मैंने आपको गुडविल के बारे में कुछ बातें आपको सिखाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो ज़रूर कोशिश करिए और देखिए पूरा वीडियो आप ध्यान से सुना है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, आप आराम से समझ पाएंगे। आप एक बात और ज़रूर पूरा वीडियो लगातार देखें तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न हो तो आपने देखा है मैंने आपको इसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो आप उसमें मुझे मैसेज करें। एक दूसरा आपका जो क्या बोलते हैं ना, कमेंट में भी आप हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि अभी इसमें हमें कुछ चीज़ समझनी है, कुछ पूछनी है, तो वो भी आप कमेंट में पूछें। साथ ही जो व्यक्ति इसको वीडियो को पूरा देखा है वो ज़रूर इसमें आप कमेंट में अपना नाम लिख दें या किसी तरह से कोई कमेंट करे तो हमें पता चलेगा कि भी आपने देखा है। चलो समाप्त करते हैं आज की क्लास। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। आपको बार बार नए नए जो टॉपिक पे जितने भी हमारी रिसर्च होंगे, जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल होंगे, वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। बाय।